जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे PC07 एग्ज़ाम्स पर। आज हम लोग अपना फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो दवाएं हमारे पाचन तंत्र पर कार्य करती हैं, ऐसी औषधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं टाइम को ना गंवाते हुए, क्योंकि हमारा टाइम अब आ गया एग्ज़ाम का। तो इसलिए हम लोग अपना ताकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए जल्दी से ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर दिए जाएँ, ताकि वो उसका यूज़ कर सकें और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। कौन सी ड्रग्स? एक मिनट। ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर एंड एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर। पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं? जो सामान्यतः भाषा में डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनके पेट में छाले पड़ गए हैं, ठीक, म्यूकस लाइनिंग में। यहाँ पर हम लोग आज पहला टॉपिक हमारा है कि जो दवाएं हमारे अल्सर पर अम्ल संबंधी विकारों की औषधियाँ हैं, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो होता है वो होता है एंटा एसिड। एंटा जो अगेंस्ट एसिड, एंटा एसिड का मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। एंटा एसिड मतलब अम्ल के अगेंस्ट। तो ये एंटा एसिड क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, प्रोवाइड रैपिड सिम्पैथोमाइमेटिक रिलीफ बट शॉर्ट ड्यूरेशन, दे डू नॉट हील अल्सर लॉन्ग। मतलब एंटा एसिड क्या करते हैं? जो हमारे पेट में HCl होता है उसको ज़्यादा निकलता रहता है, तो उसको क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, और ये जल्दी, देखो सीधी सी बात है, ये जाते हैं हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके उसको कम, मतलब तुरंत शॉर्ट एक्शन, तुरंत रिलीफ देते हैं। बट क्या करते हैं, जो हमारे पेट में अल्सर हो रहे हैं उसको ये लोग सही नहीं करते हैं, ठीक है। आपको तुरंत रिलीफ तो देते हैं मगर ये अल्सर को नहीं भरते हैं, ठीक है। तो एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड सिंपल सा याद रखिए, किसको न्यूट्रलाइज करते हैं? किसको? हमारे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रैपिड सिम्पैथोमाइमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, तीव्र लक्षणात्मक राहत देते हैं, ठीक। ये हमारे एंटासिड्स का काम होता है। अब एंटासिड्स में कौन कौन से आते हैं इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। देखिए पहले जब आता था, ठीक है, क्या होता था कि जब हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देते थे तो उससे क्या प्रॉब्लम आती थी कि पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, ठीक। अगर हम लोग अल्सर्स के लिए देते थे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड को, तो पेट में कब्ज की समस्या रहती थी, लैट्रिन अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए फिर क्या किया गया? फिर क्या किया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यूज़ किया गया कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का नहीं यूज़ करते हैं, चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया गया तो पता चला कि ये तो भैया वो कॉन्स्टिपेशन का वो कॉन्स्टिपेशन कर रहा था, उससे लैट्रिन नहीं हो रही थी, और ये है ये डायरिया करा दे रहा है, मतलब लैट्रिन ही लैट्रिन हो रही, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम ये दोनों, तो फिर क्या किया गया? तो फिर मतलब जो भी रिसर्च इन्होंने की, हमारे सीधी सी बात है फार्मेसी वाले ही रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया? एक कॉम्बिनेशन बनाया, ये जो है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। तो इससे क्या हुआ? जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और बढ़िया आपको जो गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा हुआ था उसमें भी रिलीफ मिल गया। इसलिए अब जो आते हैं वो केवल यही कॉम्बिनेशन वाले ज़्यादातर यूज होते हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी यूज किया जाता है, ये भी कुछ जगह देते हैं, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आप सिंपल सा देखिए कॉम्बिनेशन वाला मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये सब पहले यूज किए थे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉम्बिनेशन, ये आजकल तीनों ज़्यादा चलते हैं, ठीक। यही तीनों यूज किए जाते हैं। अब एल्युमिनियम और सिंगल जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या है? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो हमारे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे H2 रिसेप्टर, देखिए हमारे हिस्टामिन में कई रिसेप्टर होते हैं, H1 होता है, H2 होता है, H3 H4, ठीक, इतने हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ठीक, ब्लॉक कर देता है। तो जो हमारे पेराइटल सेल्स से जो एसिड का सिक्रीशन हो रहा था वो घट जाता है, ठीक। इस तरह से H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अपना दवाएं काम करती हैं, जो कि हमारे H2 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाती हैं, और जो हमारे पेराइटल सेल्स हैं जिससे HCl रिलीज होता है उसको वहाँ से रिलीज होना रुक जाता है एसिड का, ठीक। इस तरह से ये हमें अल्सर्स में या जो ज़्यादा एसिड बन रहा है उसमें हमें लाभ मिलता है, ठीक। अब इसकी हम लोग दवाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी दवाएं होती हैं जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दवाएं हैं जैसे सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, जिसमें टिडीन आएगा, ठीक है।
सबसे ज़्यादा पहले सिमेटिडीन का यूज किया जाता था, मगर इससे क्या था, इससे गायनेकोमेस्टिकिया होने लगी थी, ठीक। तो इसलिए हम लोग फिर रेनिटिडीन पे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट हमारी जो दवाई है वो कौन सी होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI, ठीक। इस ये कैसे, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, इनका मैकेनिज्म होता है ये इरिवर्सिबली क्या करती है, इनहिबिट करती है किसको, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज प्रोटॉन पंप को ऑन पेराइटल सेल्स। यह क्या होती है, मोस्ट पोटेंट होती है और अच्छा सप्रेशन करती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या काम करते हैं, सीधी से जाते हैं, हमारे जो प्रोटॉन होता है उसमें एक पंप होता है जो कि कन्वर्जन करता है ATP का, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, ये जाते हैं और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज जो पंप होता है उसी को इनहिबिट कर देते हैं। जब वो इनहिबिट हो जाता है तो सीधी सी बात है, आप सोचिए H+ होता है, ये जो H होता है वही हमारे एसिड के लिए जिम्मेदार होता है, एसिडिटी कॉज करने के लिए। जब पोटीएच पंप ही वो हो गया, इनहिबिट हो गया, तो सीधी सी बात है HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, इस तरह से अपना एक्शन देता है। आपको ध्यान रखना है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज किया जाता है आज के समय में, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के, वो है ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल और रेबेप्राजोल, ठीक। अब मैं आपको बता दूं सबसे बेटर कौन सी है, ये है हमारी ओमेप्राजोल, ठीक। ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है, ठीक। दूसरी है लेंसाप्राजोल, ये फास्टर ऑनसेट देती है। इससे भी सबसे ज़्यादा तेज़ जो होती है वो होती है रेबेप्राजोल। सबसे पहले रेबेप्राजोल फास्टेस्ट एक्शन देती है, उसके बाद लेंसोप्राजोल, ठीक। ये हो गई हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट दिए हैं, इसको भी याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि जब हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज करते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो इसमें बताना चाहूँगा मैं आपको ओस्टियोपोरोसिस की समस्या। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, ओस्टियो जो हमारी हड्डियाँ होती हैं अंदर से समझिए खोखली हो जाती हैं, मतलब उसमें दम नहीं बचता, अगर हल्का से भी आप गिर गए तो वो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मतलब अंदर से समझिए उनका कैल्शियम फास्फेट ये सब खत्म हो जाता है, पोरस हड्डी हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि बाँस के अंदर कुछ ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि खोखला है बाँस, उसी तरह से हमारी हड्डियाँ भी खोखली हो जाती हैं, समझिए एक तरह से, समझिए पोर्स हो जाते हैं उसके अंदर, वो बाहर से नहीं दिखते, अंदर से वो खोखली टाइप से समझिए। और क्या होता है, साथ में विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है। क्या क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा विटामिन B12 की डिफिशियंसी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ जो ड्रग्स दी गई हैं, एक मिनट, अब यहाँ पर कुछ जो ड्रग्स दी गई हैं, है ना, इनको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ठीक। जो इसने भी सॉरी जो PDF बना रहे थे उन्होंने मतलब इसका हेडिंग नहीं दिया कि कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये सरफेस, ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है सुक्रालफेट, ठीक है, मिजोप्रोस्टोल और बिस्मथ कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सुक्रालफेट जो होता है ये हमारे जाता है स्टमक के अंदर, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक लेयर, प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है, ठीक है, एक लेयर के रूप में सुक्रालफेट एक्ट करता है, जिससे क्या होता है जब हमारा एसिड आता है तो जो नुकसान है वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को नहीं पहुंचा पाता। जब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा तो सीधी सी बात है उसमें अल्सर्स नहीं होगा। इस तरह से अपना सुक्रालफेट काम करता है, ठीक है। इस तरह से सब अपना एक्शन देते हैं। इसमें 3 है, मिजोप्रोस्टॉल है, ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। जब भी एनएसएड्स, जब हम लोग जैसे कि पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, जो भी ड्रग खाते हैं एनएसएड्स, अगर उसकी वजह से हमारे पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें हम लोग मिर्जोप्रोस्टॉल को देते हैं, ठीक। और एक और है बिस्मथ कंपाउंड्स, ठीक। ये सब प्रोटेक्टिव एजेंट्स का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा H. पाइलोरी। H. पाइलोरी क्या होता है, एक H. पाइलोरी जो होता है, H. पाइलोरी जो होता है वो हमारा एक तरह से बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसको रोकने में जो दवाएं मदद करती हैं उसको हम लोग H. पाइलोरी इरिडेशन थेरेपी बोलते हैं, ठीक। इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस में दवाएं दी जाती हैं। इसमें कॉम्बिनेशंस दवाई दी जाती है, जैसे प्यूरिटान पंप इनहिबिटर दिया जाता है, एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है, साथ में क्लेरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, या फिर 4 दवाएं दी जाती हैं, जैसे बिस्मथ दे दिया गया, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन, ठीक। इस तरह से
ये किया जाता है। आप सिंपल से याद रखिए एच पाइलोरी में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। अब क्योंकि ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर के.डी. त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें मेनली एंटीबायोटिक्स ड्रग्स दी गई हैं, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक मतलब नेक्स्ट जो है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक का मतलब होता है जो उल्टी को रोके। इमेसिस, इमेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर निकले, उसी से शब्द लिया गया है। एंटीमेटिक्स मतलब जो किसी चीज़ को बाहर निकलने से मतलब वोमिटिंग के थ्रू निकलने से रोके, उसी को हम लोग एंटीमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये एंटीमेटिक्स कैसे काम करते हैं, ये कई रिसेप्टर्स पे अपना मतलब एक्शन दिखा करके वहाँ पे काम करते हैं। जैसे डोपामीन पे काम करते हैं, ठीक है। पहला डोपामीन पे हो गया, दूसरा सेरोटोनिन पे काम करके, तीसरा हिस्टामिन पे काम करके, चौथा मस्करेनिक पे, और पाँचवा NK1 एक रिसेप्टर होता है उस पर कोई काम करके अपना एक्शन शो करती हैं। सोचिए 5 जगह पे अपना एक्शन शो करती हैं। इस तरह से हमारी एंटीमेटिक्स काम करती हैं। क्या करती हैं, ये उल्टी को रोकती हैं, सिंपल सा, ठीक। अब इसमें कुछ दवाएं दी गई हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज करते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स, डोपामीन, एंटागोनिस्ट, ठीक। अब एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या होता है, ये ब्लॉक करती है M1 रिसेप्टर को। इसमें एक दवाई दी गई है, उसका नाम है हाइसोसाइमिन या स्कोपोलामीन। अब इसका कैसे यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे जो लोग से कार में ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, तो बहुत सारी औरतों को वोमिटिंग होती है, ज़्यादातर औरतों को ही होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, इसका एक पैच आता है, ट्रांसडर्मल पैच। उसको अपने जैसे ट्रांसडर्मल पैच क्या होता है, हमारी स्किन में जो चिपका दिया जाता है किसी चीज़ को, जैसे टेप जैसा होता है ट्रांसडर्मल पैच, सिंपल से समझिए आप। उसका हाइसोसामिन या इसको पोलामिन के नाम से पैच आता है, उसको हमारे शरीर पर लगा दिया जाता है। तो जब जो भी आदमी ट्रैवल करता है तो उसकी वोमिटिंग की समस्या नहीं होती। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक। दूसरा होता है एंटीहिस्टामिन, जो हमारे ऑटोकॉइट्स हिस्टामिन होता है उसको रोकता है। तो ये कहाँ पर काम करता है, ये H1 रिसेप्टर पर काम करता है। मैंने अभी अल्सर में आपको बताया था, वहाँ पर कौन से रिसेप्टर पे काम कर रहा था, वहाँ H2 पे काम कर रहा था। और एंटीमेटिक्स में कौन सा रिसेप्टर यूज होगा, H1 रिसेप्टर, ठीक। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार जोर देकर बता रहा हूँ। इसमें कौन कौन सी ड्रग है, इसमें है प्रोमेथाजिन, डाइमिन हाइड्रेनेट और मेक्लीजीन। ये कैसे काम करती है, ये हमारे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती हैं, ठीक। और ये भी मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस में दी जाती हैं। मोशन सिकनेस मैंने आपको बता दिया, जब पहाड़ों पे जाते हैं हम लोग, चलते हैं या किसी चीज़ से ट्रैवल करते हो तो जो उल्टी होती है। मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स है। मॉर्निंग सिकनेस में जैसे जब औरतें सुबह सुबह उठती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उल्टी आ रही है, उसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो उसमें ये हमारी एंटीहिस्टामिनिक्स दवाएं दी जाती हैं, जैसे प्रोमेथाजिन, डाइमिनहाइड्रेन और मेक्लीजिन। नेक्स्ट है हमारी एंटीमेटिक्स कैसे काम करती हैं, डोपामिन, D2 एंटागोनिस्ट, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। उसमें कौन कौन सी दवा है, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, फ्लोक्रोप्राजीन, ठीक। आजकल देख रहे होंगे आपको डोमपेरिडोन ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस में दवाओं में रहता है। तो कैसे याद रखिएगा उसको, कि वो क्या करती है, हमारे D2 रिसेप्टर को, जो CTZ सेंटर होता है उसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है, उसको ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करती हैं। और कैसे काम करती हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, मतलब यहाँ पर क्या है, ये सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रही है, सेरोटोनिन, ठीक। 5-HT3 क्या मतलब, ये सेरोटोनिन को ब्लॉक करती हैं। और उसमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं, उसमें आती हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, क्योंकि देखिए 5-HT1, HT2A ये सब जो होती है सेरोटोनिन वाली होती है ना। तो ये इसमें कौन कौन सी इसमें ड्रग होती है, ऑन्डेनसेट्रान, ग्रेनिसेट्रॉन, पैलिनोसेट्रॉन। ये कैसे काम करती हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर इन CTZ एंड गट, ठीक। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जो कि हमारे क्रीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में होता है और हमारे गट में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया NK1 रिसेप्टर, NK1 एंटागोनिस्ट। ये क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, हमारे शरीर में एक सब्सटेंस बनता है सब्सटेंस P, और न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके NK1 एंटागोनिस्ट दवाएं काम करती हैं। इसमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं, एप्रीप्रिटेंट आता है और फॉस्फोप्रिटेंट आती हैं दवाएं, ठीक। नेक्स्ट हो गया, एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ये जो ऑन्डेसेट्रान, ग्रेनिसेट्रान दवाएं होती हैं, ये हमारी कैंसर में अगर किसी की कीमोथेरेपी चलती है तो वहाँ पर एंटीमेटिक्स के रूप में इन दवाओं का यूज किया जाता है, ठीक। ऑन्डेसेट्रान, ग्रेनिसेट्रान, ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। हालांकि साथ की पॉइंट्स में दिया हुआ है आगे, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट है हमारी कुछ कैनाबिनॉइड्स भी होती हैं जो कि उल्टी को रोकती हैं, जैसे डोरनाबिनॉल, नेबिलॉन, ये पहले यूज की जाती थी, अब तो इनका यूज कम हो गया है। अब ज़्यादातर ये 5-HT3, ऑन्डेसेट्रान, ग्रेनिसेट्रान का यूज किया जाता है, या तो फिर डोमपेरिडोन, इन सब का यूज किया जाता है। अब कैनाबिनॉइड्स कैसे काम करती हैं, हमारे CB1 रिसेप्टर पर कार्य करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कार्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड में कौन सी हो गई, डेक्सामेथासोन, ठीक। इसका मैकेनिज्म अननोन है। ये हमारी सारी कैसे हो गई, ये हमारी सारी हो गई एंटीमेटिक्स, ठीक। आपने इसमें ढेर सारी दवाएं हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स को देखा हमने,
इसमें हाइसोसाइमिन या स्कोपोलामिन उसी को बोलते हैं। एंटी हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गई, जिसमें प्रोमेथाथिन डायमिन हाइड्रेट मेक्लीजिन हो गई। फिर हो गई डोपामिन D2 एंटागोनिस्ट, जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड डोमपेरिडोन और क्लोक्रोप्राजिन हो गई। फिर 5-HT3 एंटागोनिस्ट हो गई, NK1 एंटागोनिस्ट हो गई, कैनाबिनॉइड्स हो गया, कार्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया। जो मैंने दवाओं के एग्जाम्पल आपको बताए इसमें से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में जैसे जैसे जो छोटे एग्जाम्स, जैसे छोटे तो नहीं कहूँगा, जैसे जो स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें एंटीमेटिक्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे जो मेडिकल कॉलेज वाले होते हैं या फिर उन सब में जल्दी ये एग्जाम्पल्स नहीं देखे गए, जैसे NFL हुआ, COP फार्मा हुआ, इन सब में ये एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि एंटीमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर 5-HT3 एंटागोनिस्ट का आजकल क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो D2 एंटागोनिस्ट, इन्हीं दोनों का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, गतिशील वर्धक औषधियाँ। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स मतलब ये क्या करती हैं, किसी चीज़ के एक्शन को, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए चल रही है, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, किसी कोई चीज़ चल रही है तो क्या करेंगी, ये इसको और प्रोकाइनेटिक मतलब और बढ़ा देंगी। आदमी अगर चल रहा है तो समझिए दौड़ने लगेगा। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं वर्क होता, मैं उसका वर्क प्रॉपर्ली आपको बताऊँगा। प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स का मतलब होता है ये क्या करती हैं, जो हमारे, आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे जो आंतें होती हैं और जो हमारे ओइसोफेगस होता है उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता रहता है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, ताकि अंदर से कोई भी चीज़ हमने खाई है तो सरक सरक के धीरे धीरे नीचे आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक मोशन। ठीक है गैस, तो उसको पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है, पेरिस्टाल्सिस। ठीक, ऐसा समझिए। तो जो पेरिस्टाल्सिस है ऐसे ऐसे होता रहता है, चाहे आंतों में हो चाहे ओसोफेगस में, तो ये दवाएं क्या करती हैं, उस पेरिस्टाल्सिस को जल्दी जल्दी तेजी मतलब थोड़ा उसकी जल्दी जल्दी करवाती हैं, उसको जल्दी जल्दी उसमें वो होता है मोटेलिटी। ठीक, तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे पेट में जो चीज़ें होती हैं सही हो जाती हैं। ठीक है, या तो अगर डायरिया के थ्रू अगर बाहर निकलना होगा तो उसको निकल जाती हैं। ठीक, इस तरह से ये काम करती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये दवाएं कहाँ पर काम करती हैं। ये क्या करती हैं, सबसे पहले इसमें एक्शन दिया हुआ है, इन्हेंस करती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, जो हमारे पेट की मोटिलिटी है उसको बढ़ा देती हैं। सेकंड, ये हमारे GRD में यूज करती हैं। GRD का मतलब होता है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। ठीक, जिसमें आपको देखना होगा खट्टी डकार आती है, उसी को हम लोग GRD बोलते हैं। और फंक्शनल डिस्पेप्सिया, अगर किसी को अपच की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये सब हेल्प करती हैं। ठीक, इस तरह से हमारी प्रोकाइनेटिक ड्रग्स का यूज करती हैं, कहाँ काम करती हैं। ठीक, अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो है मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। ठीक, प्रोकाइनेटिक्स ड्रग हो गई। और एक हो गई मूसाप्राइड और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड कैसे काम करती हैं, D2 एंटागोनिस्ट होती हैं, 5-HT4 एगोनिस्ट होती हैं। ये डोमपेरिडोन मैंने आपको आगे बताया था कि D2 रिसेप्टर पे काम करती हैं। हाँ, मूसाप्राइड में एक ड्रग होती है सीसाप्राइड। ठीक, ये दोनों 5-HT4 एगोनिस्ट होती हैं। और एक है अपनी माइक्रोलाइट कैटेगरी की ड्रग एरिथ्रोमाइसिन। ये सब प्रोकाइनेटिक्स ड्रग है। मेनली इनका यूज कहाँ पर किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, और GERD में और डिस्पेप्सिया में। बस आप इतना 3 याद रखिए, बहुत है। देखिए, हमको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, हमको बहुत डिटेल में पढ़ के, ना आपके पास समय है और ना मैं अभी आपको इतना मैटर डिलीवर कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं बताने बैठूँ जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आपके फार्माकोलॉजी में जो दिए हुए हैं तो एक एक टॉपिक पे काफ़ी, क्योंकि मैं आपको एंटीमेटिक्स में भी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, बहुत सारे उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, 3-4 तरह के रिसेप्टर जोन पाए जाते हैं जहाँ पर ट्रिगर होते हैं तो उल्टी होती है। इसलिए हम लोग बस मेन जो पढ़ना है जो आ सकता है बस वो पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए, अपना प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या होते हैं, लैक्सेटिव का है मतलब जो हम लोग को अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, लैट्रिन नहीं हो रही है, तो उसको हमारे जो स्टूल है उसको ईजिली पास करा देते हैं, उसको ईजिली आप समझिए लैट्रिन कराने में हेल्प करते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसी को हम लोग लैक्सेटिव्स बोलते हैं। यूज्ड कहाँ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में। अब इसमें कई टाइप्स के एग्जाम्पल हैं, कैसे इसमें क्लासीफाई कैसे किया गया है कि वो उनके कार्य के आधार पर वो कैसे काम करते हैं, उस आधार पर हमको लैक्सेटिव को क्लासीफाई किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है बल्क फॉर्मिंग, पहला क्या करेगा, बल्क फॉर्म करेगा। दूसरा क्या है, स्टूल सॉफ्टनर। बल्क फॉर्मिंग क्या एग्जांपल है, उसका एग्जांपल होता है साइलियम। ठीक, और मिथाइल सेल्यूलोज। साइलियम को और हम लोग इसबगोल का नाम सुना हो अपना आप सब ने, इसबगोल की भूसी आती है। ठीक है, इसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, वो पानी गर्म हल्के कुनकुने पानी के साथ उसको पीते हैं। ठीक, दूसरा हो गया मिथाइल सेल्यूलोज। ये दो चीज़ें हमारी आती हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव में। अब ये एक्शन कैसे करती हैं, ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव क्या करते हैं, अपने अंदर पानी को
जब हम लोग पानी पीते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। अब जब कुछ चीज़, देखिए सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा किसी चीज़ में, अब जब पानी मान लीजिए थोड़ा सा पाउडर है, ठीक, किसी चीज़ में डाल दिया, मान लीजिए आप किसी कटोरे में आटे को डाला, तो खाली पाउडर रहेगा तो थोड़ा रहेगा। आप उसमें अगर पानी भरते जाओगे तो देखते नहीं आपको भाई, आटा और पानी दोनों ऊपर आते जाएंगे, तो काफ़ी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यही काम हमारे बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव भी करते हैं, पानी को सोख लेते हैं और अपना साइज को बल्क बड़ा बना लेते हैं, ठीक। इस तरह से ये काम करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इसबगोल की भूसी और मिथाइल सेलुलोज, ये आते हैं हमारे बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव में। दूसरा है हमारा स्टूल सॉफ्टनर और इमोलिएंट। स्टूल सॉफ्टनर का मतलब होता है जो हमारे, जैसे लैट्रिन अगर कड़ी हो गई ये समझिए, तो उसको स्मूथ कर देते हैं, सॉफ्ट का बना देते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इमोलियंट्स का मतलब जहाँ भी आपको लिखा रहेगा, इमोलियंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को स्मूथ करना। इमोलियंट्स कुछ जो होते हैं वो हमारे स्किन पे भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो गया, ये सब इमोलियंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ इमोलियंट का मतलब है किसी चीज़ को स्मूथ करने का, ठीक। आप याद यही रखिएगा कि स्टूल सॉफ्टनर क्या होता है। अब स्टूल सॉफ्टनर का एग्जाम्पल दिया हुआ है डाकूसैट्स सोडियम, ठीक। ये क्या करता है, ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है डाकूसैट्स, और अलाउ करता है कि इसके अंदर वाटर पेनेट कर जाए। जब वाटर पेनेट्रेट कर जाएगा तो सिंपल सी बात है, स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों काम करते हैं, एक वेल फॉर्म में, दूसरा स्टूल सॉफ्टनर। तीसरा कैसा काम करता है, तीसरा होता है हमारा ऑस्मोटिक, चौथा स्टिमुलेंट होता है, एक होता है लुब्रिकेंट। ऑस्मोटिक में एग्जाम्पल में है लैक्टुलोज, पॉलीथाइनिल ग्लाइकॉल जिसको हम लोग पीजी बोलते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब ऑस्मोटिक लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं। ज़्यादातर यूज इस समय लैक्टुलोज का किया जाता है और पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का किया जाता है इस समय मार्केट में, ठीक। ये कैसे काम करते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी वाटर को अपने इंटेस्टाइन में रोक के रख लेते हैं, ठीक, रिटेंशन करवा देते हैं। इस तरह से ऑस्मोटिक लैक्सेटिव काम करते हैं। दूसरा है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, ठीक। ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टिमुलेट करते हैं। कैसे स्टिमुलेट करते हैं, ये जो हमारी पेरिस्टालसिस, इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं और सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। कैसे, उसमें इरिटेशन कॉज करते हैं। जो हमारी आंतें होती हैं इंटेस्टाइन में, उसमें इरिटेशन करते हैं। जब इरिटेशन होगा किसी चीज़ में, जैसे आपको मानिए आपको इरिटेशन हो रही है स्किन पे, तो आप खुजलाएंगे ना, उसी तरह से ये लोग इंटेस्टाइन में इरिटेशन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है बढ़ जाती है और सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो आपको लैट्रिन लगती है, तो आप चाहते हैं। इस तरह से हमारे स्टिमुलेंट या इरिटेंट लैक्सेटिव काम करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है पिसाकोडिल, सेन्ना और कैस्टर ऑयल, ये 3 एग्जाम्पल हैं। लास्ट हमारा लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब आप लोग सिंपल से समझ रहे होंगे कि स्मूथ, वो जो लैट्रिन होती है इसको चिकना बना देता है, ठीक। इसमें हमारा एग्जाम्पल जो है वो होता है लिक्विड पैराफिन, जो कि मिनरल ऑयल होता है। ये क्या करता है, ये जाता है कोटिंग बना लेता है, और जब वो स्मूथ हो जाता है हमारा स्टूल, तो ईजिली पास होकर निकल जाता है बाहर। इस तरह से हमारे लैक्सेटिव काम्स करते हैं, ठीक। जिसमें से बल्क फॉर्मिंग मैंने आपको बताया, यहाँ पीछे बल्क फॉर्मिंग बता दिया, स्टूल सॉफ्टनर बताया, ऑस्मोटिक बताया, स्टिमुलेंट बताया, लुब्रिकेंट बताया। आप इन सबके एग्जांपल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एंटी डायरियल। एंटी डायरियल का मतलब सिंपल समझ में, अगर कोई डायरिया हो रही है, बहुत दस्त लग रही है, बार बार लैट्रिन हो रही है, तो उसको रोकेंगे, वैसी दवाएँ हैं, ठीक। उसमें हमारी पहली दवाई जो होती है वो ओपाइड्स कैटेगरी की होती है। दूसरी एडजॉर्बेंट, जो कि एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, जो कि ऊपरी सतह पे कोई चीज़ अगर जहरीली है तो अपने ऊपरी सतह पे इसको सोख कर रख लेते हैं, ठीक। वो हमारे एडजॉर्बेंट्स होते हैं। ओपाइड्स में जो ड्रग्स हैं वो है लोपेरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट और कोडीन। ये 3 दवाएं हमारी ओपाइड्स कैटेगरी में आती हैं। काम कैसे करती हैं, ये जो ओपाइड रिसेप्टर होते हैं, कौन कौन से 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, म्यू, कप्पा और एक होता है डेल्टा, ठीक। ये 3 रिसेप्टर हमारे पाए जाते हैं, ओपाइड रिसेप्टर, ठीक। जिसमें से ये हमारे म्यू रिसेप्टर पर काम करके एक्शन शो करते हैं। एंटी डायरिया की कंडीशन में किसी को लैट्रिन हो रही है तो उस समय म्यू रिसेप्टर पर बाइंड हो करके उसको एक्टिवेट कर करके अपना एक्शन शो करते हैं, उसकी डायरिया को रोकते हैं। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, एब्जॉर्बेंट में जो एग्जांपल है वो होते हैं कायोलिन, वो है कायोलिन, पेक्टिन और एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं टॉक्सिन को, या फिर अगर बैक्टीरिया है तो उसको एब्जॉर्ब कर करके अपना एक्शन शो करते हैं, डायरिया को रोकते हैं। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, मैकेनिज्म आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्रग्स याद हो जानी चाहिए। ये आपको एग्ज़ाम्स में तो काम आएगी, वैसे भी काम आएगी। अगर आपको लग रहा है बिना ड्रग्स को याद किए उसके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप इस भूल में मत रहिएगा। भाई देखिए, जो कहना है मैं साफ बातें कहूँगा, कुछ बच्चों को ख़राब लगेगा लेकिन मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब सीधी सी बात है, आपको याद तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा बिस्मथ सब सैलिसिलेट। ये पेप्टोबिस्मॉल होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक। ये कैसे काम करता है, ये एंटी सिक्रेटरी, मतलब सिक्रेशन को रोकता है।
अगर कोई सिक्रीशन हो रहा है तो उसको रोकेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको रोकेगा, और जो एच पाइलोरी और ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको भी किल करके ये अपना एक्शन शो करता है। ये जो ड्रग दी हुई है एरेसिसेप्टोडिल, इसको आप जाने दीजिए, ये हमारे काम की नहीं हुई है, नहीं दी है, और ना ही हमारे सिलेबस में भी है, ठीक। और अगर किसी को डायरिया है तो साथ में हम लोग दवाओं के साथ में ORS का भी आप सबको पता होगा यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा सोडियम पोटेशियम जो भी मिनरल का लॉस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, जिंक की कमी हो जाती है, उन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हमारा ड्रग फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IBD। अब ये IBD क्या है? जब आप समझिए हमारे आंतों में, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आपके आंतों में सूजन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर IBD का मतलब सीधी सी बात समझिए सूजन, आप ऐसे समझिए, क्योंकि डॉक्टर अब इतना डिटेल में नहीं बताएंगे कि इन्फ्लामेशन हो गया है। हम लोग तो फार्मासिस्ट हैं, हम लोग मान लीजिए हम लोग फार्मेसी वाले हैं, तो हम लोग को पता होता है कि IBD क्या होता है। नॉर्मल पेशेंट्स को यही बताते हैं कि आपके हाथों में सूजन आ गई है, ठीक है। तो उस सूजन को जो रोकने वाली दवाएं हैं उसी को हम लोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ ड्रग्स, उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक। अब इसमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं? इसमें हमारी जो ड्रग्स हैं वो होती है सल्फासालाजिन और मिज़ेलामाइन, जिसको हम लोग 5 ASA बोलते हैं। मिज़लामाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में से ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा 5 ASA, मिज़लामाइन ना लिख करके आपको ऐसे लिखेगा। ये हमारी सल्फासाला ड्रग कैसे काम करती है? ये एक्टिवेट करती है, ठीक, 5 ASA को एंड सल्फापायरिडीन, इसमें ये ड्रग हो गई। और दूसरा है, ये हमारी होती है टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी, इनहिबिट्स क्या करती है? ये कॉक्स और लिपोल ऑक्सीजनेस पाथवे को इनहिबिट करके काम करती है 5 ASA। आपको इसका मैकेनिज्म छोड़िए, आप इसको बस ड्रग्स का याद रखिएगा कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में कौन सी ड्रग दी जाती है, सल्फासालाजिन और मिज़लामिन, जिसको हम लोग 5 ASA भी बोलते हैं। इनका यूज़ सल्फासालाजिन कहाँ किया जाता है? यूज़ इसका ध्यान रखिएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक, और क्रोहेंस डिजीज़ में भी सल्फासालाजिन का यूज किया जाता है। दूसरा एंटी डायरियल में कौन कौन सा यूज, वो हाँ, IBD में कौन सा? कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है, ठीक है, इसका जरूर किया जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इनका अगर किसी को IBD है तो प्रेडिनोसोलोन और बूडासोनाइड का, प्रेडिनोसोलोन का ज़्यादातर यूज किया जाता है, ये पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जो हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सा कम करके रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाती है इसीलिए इन्फ्लामेशन होती है प्रॉब्लम, ठीक, तो इम्यूनिटी को थोड़ा सा डाउन करते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं? उसमें आती है अपनी एजोथायोपिन, 6-मर्केप्टोप्यूरिन और मेथोट्रेक्सेट, ये ड्रग्स हम लोग IBD में यूज करते हैं। और एंटी TNF, ये सब क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें है इन्फ्लिक्सीमैब और एडेलिमैब, ये सब अपना एक्शन शो करती हैं इसमें IBD में। अब लेक्चर जहाँ लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, हम लोग यहाँ पर डिजीज़ का देखा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, ये है हमारा सिंड्रोम, लक्षण, ठीक। अगर इरिटेटिंग या बाउल सिंड्रोम की तरह लक्षण है, ठीक है, तो उसमें हमारी हो गई एंटी स्पाज्मोटिक। एंटी स्पाज्मोटिक में कौन कौन सी हैं? डाइसाइक्लामिन, आइसोसाइमिन और मेबेवेरिन। और कुछ और भी ड्रग होती हैं, लुबिप्रिस्टोन और लिनाकोलोटाइड। ज़्यादातर जो होती हैं ये पहली और दूसरी दवा इंपॉर्टेंट है, ठीक, फर्स्ट और सेकेंड वाली। एंटी स्पाज्मोटिक और लुबिप्रिस्टोन, ये और सेकेंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक्टोरोटाइड नाम याद रखिएगा, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैकेनिज्म दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रिफेक्सिमीन, ये याद रखना हो तो रख लीजिएगा, रिफेक्सिमीन का यूज किया जाता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है यहाँ पे कैसे काम करता है। चलिए, ये कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग अपना अब MCQ देखते हैं, जो कि हमारा MCQ जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स और भी होंगे, वो सारे हमारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो हम लोग जल्दी जल्दी की पॉइंट्स देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है, सबसे ज़्यादा इस समय क्या है, मैंने आपको बताया था PPI जो होता है वो सबसे शक्तिशाली अम्ल दमनकारी होता है, GRD में भी अच्छा यूज होता है, पेप्टिक अल्सर में भी और H पाइलोरी में भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ओमेप्राजोल, रैनसाप्राजोल, इमेप्राजोल, इन सब का यूज आजकल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि PPI जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं, पेप्टिक अल्सर हो, चाहे GRD की प्रॉब्लम हो, चाहे H पाइलोरी की प्रॉब्लम हो, ठीक। इसीलिए ज़्यादातर अब क्या यूज होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज होता है। अब हमारी सिमिटिडीन जो है इज़ नोन फॉर इट्स साइटोक्रोम पोरफोर्पिटी इनहिबिशन एंड एंटी एडोनर्जिक इफेक्ट। जो हमारी सिमिटिडीन थी सबसे पहली ड्रग्स थी जो कि इसको ब्लॉक करती थी, H2 को, ठीक।
H1 हमारा एंटीमेटिक्स में होता है, H2 को ब्लॉक करती थी, बहुत अच्छी दवा थी। इससे सबसे ज़्यादा बस इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि गायनेकोमैस्टिकिया या इम्पोर्टेंस मतलब आदमी नपुंसक हो सकता था, इसलिए इसको रोका गया और हम लोग ने रेनिटिडीन का यूज करना शुरू किया। नेक्स्ट है मिजोप्रिस्टॉल। मिजोप्रिस्टॉल क्या होता है, ये हमारी जो एनेसेट्स देने पर जो हमारे पेट में अल्सर्स होते हैं, जितनी भी दवाएं हम लोग खाते हैं अपने बुखार उखार या दर्द को कम करने के लिए, उससे जो अल्सर प्रोड्यूस होता है उसमें हम लोग मिजोप्रिस्टॉल का यूज करते हैं। बस प्रेगनेंसी के टाइम में हम लोग मिजोप्रिस्टॉल का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि एबॉर्शन होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है ऑन्डेसेट्रॉन। मैंने आपको बताया था उसी समय कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको कीमोथेरेपी चल रही है, तो जब वोमिटिंग होती है तो उसको ज़्यादातर ऑन्डेसेट्रॉन का यूज किया जाता है उस कंडीशन में। एक है लोप्रामाइड। अब लोप्रामाइड किस कैटेगरी की है, मैंने आपको बताया था ओपाइड कैटेगरी की ड्रग है। सबसे पहले अगर किसी को पहले क्या होता था, आपने लोमोफेन का नाम सुना होगा, उसमें लोप्रामाइड ही होती थी। सबसे पहले क्या देते थे डॉक्टर, लोप्रामाइड। जब देखते थे कि अब इससे नहीं रिलीफ हो रहा है, तब जाके फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स पर शिफ्ट होते हैं कि अब हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। नहीं तो पहले डॉक्टर लोपेरामाइड एंटीक्यूनोल दे देता था और ORS दे देता था, लेकिन अगर जब अब नहीं उससे मतलब आपको रिलीफ होता, तब जाके हम लोग एंटीबायोटिक्स जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक, ओफ्लॉक्सासिन, इन सब का यूज करते हैं, टिनिजाडोल, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज। लैक्टोलोज के बारे में दिया है, ये कैसा ऑक्सीडेटिव होता है, ये ऑस्मोटिक लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है, ठीक। और हिपैटिक एनसाइक्लोपैथी में यूज करते हैं। अगर हमारे सिरम में अमोनिया बढ़ जाती है तो हम लोग लैक्टोलोज का भी यूज करके उसको, अमोनिया जो हमारे सिरम में बढ़ी हुई है उसको रोकते हैं, ठीक। और मेटोक्लोप्रामाइड ये मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट शो करती है यही इसमें, और टार्डिव काइनेसिया काज करती है। ये इसके कुछ की पॉइंट्स है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप बस इसमें से लोप्रामाइड, ऑन्डेसेट्रॉन और हाँ बस ये PPI, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। मिजोप्रिस्टॉल, ये आगे के 3 पॉइंट्स, चौथा पॉइंट और 5 पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत है, ठीक। चलिए अपना यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना यहाँ पर अपना MCQ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे इसमें कितने रहने वाले हैं MCQ, 30 MCQ रहने वाले हैं, ठीक। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको बल्कि फ़ायदा ही होगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, साथ में बढ़िया लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। इसमें से प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर कौन सा है। पहला रेनिटिडीन, दूसरा ओमेप्राजोल, तीसरा सुक्रालफेट, चौथा मिसोप्रोस्टोल। इसमें से आपको PPI छांटना है। रेनिटिडीन होगा नहीं, सुक्रालफेट होगा नहीं क्योंकि सरफेस प्रोटेक्टिव वो एजेंट्स होते हैं। मिसोप्रोस्टोल ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। तो बचा क्या हमारा ओमेप्राजोल। इसका राइट आंसर क्या है, ओमेप्राजोल। ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर होता है और ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये हमारा कीमोथेरेपी में भी ओमेप्राजोल का यूज किया जाता है। अगर गैस की प्रॉब्लम है, अगर उल्टी हो रही है, तो कौन सा यूज किया जाता है, ऑन्डेसेट्रॉन, गैनेसेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज एंटा एसिड। जब हम लोग एंटा एसिड के रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर रहे थे तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डायरिया हो जा रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, एसिड रिबाउंड हो रहा था, एल्कोलोसिस हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते थे तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती थी। एल्युमिनियम वाले से कॉन्स्टिपेशन, ठीक, और मैग्नीशियम से वो हो रहा था डायरिया, और एल्युमिनियम से कॉन्स्टिपेशन। इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन बनाया गया था। एल्कोलोसिस जो था वो कैल्शियम वाला था, उससे होता था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच H2 receptor antagonist is known to cause anti-adrenergic effect like gynecomastia। कौन सा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दवाई थी जो कि गायनकोमेस्टिकिया कॉज कर रही थी, मतलब उसका डाइवर्स इफेक्ट गायनकोमेस्टिकिया था। फेमोटिडीन का था, रेनिटिडीन का था, सिमिटिडीन का या फिर निजाटिडीन का था, बताइए। तो इसका राइट आंसर सिमिटिडीन ऐसी दवाई थी
जो कि हम लोग यूज कर रहे थे अपने पेट में गैस या अल्सर के लिए, सिमिटिडीन के कारण ही हमारे उसमें क्या हो रहा था, वो बन जा रहा था, क्या बोलते हैं, गैनकोमैस्टिकिया की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनएसएड्स इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर। ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग कोई एनएसएड्स का यूज कर रहे हैं तब उससे जो अल्सर हो जा रहा है उसके रिलीफ में हम लोग कौन सी दवा का यूज कर रहे थे, बताओ। मेप्राजोल का यूज कर रहे थे? नहीं। सुक्रालफेट का यूज कर रहे थे? नहीं। रेनिटिडीन का यूज कर रहे थे? नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोप्रोस्टॉल। जब भी एनएसएड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कारण जो भी अल्सर होता है उसमें हम लोग मिजोप्रोस्टोल का यूज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ड्रग का यूज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, विच एंटीमेटिक इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वोमिटिंग। मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, ऑन्डेंसेट्रान या प्रोमेथाजीन। जब भी मैंने आपको बताया, जब भी कीमोथेरेपी चलेगी कैंसर पेशेंट की, तो उस समय अगर नॉजिया एंड वोमिटिंग हो रही है तो किसका यूज करेंगे, ऑन्डेंसेट्रान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्डेंसेट्रान। ऑन्डेंसेट्रान कैसे अपना काम करता है? डोपा को ब्लॉक करता है, D2 को, सेरोटोनिन को करता है, H1 को करता है, या फिर मस्करैनिक M1 को करता है। तो जो एंडोसेट्रान होते हैं वो क्या होते हैं, सेरोटोनिन वाले पे एक्ट करते हैं, सेरोटोनिन, है ना। सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रहे हैं। सेरोटोनिन में कौन आएगा, मैंने आपको बताया था जितने 5HT वाले होते हैं ये सब सेरोटोनिन रिसेप्टर वाले होते हैं। ठीक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है सेरोटोनिन 5HT3 रिसेप्टर ब्लॉक करके काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोकाइनेटिक ड्रग डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, एक मिनट, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड हैज़ लो रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। कौन सी प्रोकाइनेटिक औषधि रक्त मस्तिष्क अवरोध पार नहीं करती है और अतिरिक्त पिरामिडीय लक्षणों का कम जोखिम रखती है? 4 दवाएं हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सीसाप्राइड और एरिथ्रोमाइसिन। बताइए, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है प्रोकाइनेटिक कौन सी ड्रग है? सीसाप्राइड होगी नहीं, एरिथ्रोमाइसिन होगी नहीं, बचा क्या है, 2 ही है ऊपर की, उसमें से कौन सा है? उसका राइट आंसर है डोमपेरिडोन। यही जो होती है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है और EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स कम शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टुलोज इज एन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव दैट इज आल्सो यूज्ड इन, और कहाँ यूज किया जाता है लैक्टुलोज को? पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है, डायरिया में यूज किया जाता है, हेपेटिक एनसाइक्लोपैथी में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, कहाँ यूज किया जाता है? तो जो हमारा लैक्सेटिव है उसमें क्या किस टाइप पूछ रहा है, ऑस्मोटिक का। तो जो लैक्टुलोज है, लैक्टुलोज क्या करता है, जो हमारा लैक्टुलोज होता है वो हमारे किस में, मैं आपको आंसर बताता हूँ, हेपेटिक एनसाइक्लोपैथी में काम करता है। हेपेटिक क्या करता है, सीरम में जो अमोनिया होती है, अमोनियम, उसको हटाता है। ठीक। नेक्स्ट है, विच एंटी डायरियल ड्रग इज एन ओपाइड दैट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन सी एंटी डायरियल ड्रग है जो कि ओपाइड कैटेगरी की है और वो क्या नहीं क्रॉस करती है, ट्रिपल बी क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल बी शॉर्ट में ब्लड ब्रेन बैरियर को ट्रिपल बी बोलते हैं। ठीक। उसको क्रॉस नहीं करती है। अब इसमें सिंपल सी बात है, आपको ओपाइड कैटेगरी की ड्रग देखनी है और वो एंटी डायरिया में यूज होती है। अब देखिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ऐसा आ सकता है, कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट, लोपेरामाइड और मॉर्फिन। बताइए, एंटी डायरियल पूछ रहा है, ओपाइड कैटेगरी पूछ रहा है और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी नहीं क्रॉस करती, तो वो होती है हमारी लोपेरामाइड। आप सिंपल सा ऐसे भी याद रखिएगा कि ओपाइड कैटेगरी में अगर एंटी डायरिया में पूछे
तो केवल लोपरामाइड का ज़्यादातर यूज किया जाता है। शुरू से आ रही थी, लोमोफेन नाम से आती थी, लोमोफेन। अब तो शायद कम ही मिलती है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ओपाइड कैटेगरी की ड्रग है, इसलिए अब ज़्यादातर दूसरे दवाओं पे शिफ्ट हो गए हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ सल्फासालाजिन। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या बनता है सल्फासालाजिन का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सल्फीपायरिडीन बनेगा, 5-ESA बनेगा, मेजिलामीन बनेगा या बेलसाराजाइड बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 5-ESA। ठीक, 5-ESA। यहाँ देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गलती से क्वेश्चन बना होगा तो उन्होंने मेजेलामीन को भी ऑप्शन में दे दिया है। मेजेलामीन में भी उसका एग्जाम्पल होता है 5-ESA। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। निम्नलिखित में कौन सा उत्तेजक, रेचक या फिर उत्तेजक जुलाब है? साइलियम है, दवाई है, लैक्टुलोज है, बिसाकोडिल है या फिर डॉकोसेट्स है? कौन सा है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव जो स्टिमुलेट करके काम करता है? साइलियम मतलब ईसाबगोल की भूसी, लैक्टुलोज, बिसाकोडिल या डाकोसेट्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है हमारा बिसाकोडिल। मैंने आपको बताया था स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में कौन आते हैं, एक तो बिसाकोडिल हो गया, दूसरा हमारा सेन्ना हो गया, ठीक है, सेन्ना हो गया, और कैस्टर ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल। ठीक, ये जो होते हैं ये हमारे काम करते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एंटीमेटिक यूज्ड प्राइमरली फॉर मोशन सिकनेस एंड दैट कॉज सेडेशन। कौन सी एंटीमेटिक दवाई है जिसका हम लोग मोशन सिकनेस, मतलब चलने पर जिसको उल्टी होती है बस या ट्रेन में, कार्स में, टेम्पो में, ऑटो में, और वो सेडेशन ना काज करती हो, ऐसी मोशन सिकनेस की दवाई बतानी है। मोशन सिकनेस में उल्टी होती है, समझिए। ठीक, ऑन्डेसेट्रान का यूज करेंगे या फिर एप्रीपिटेंट का यूज करेंगे, प्रोमेथाजीन का यूज करेंगे या मेट्रोक्लोप्रामाइड का यूज करेंगे? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होता है प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन, साइक्लिजीन, इन सब दवाइयों का यूज किया जाता है हमारे, कब? जब मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रालफेट शुड बी टेकन। सुक्रालफेट को आप कब लेंगे, कब लेना चाहिए उसको? मील के साथ, इम्पटी स्टमक, खाली मील खाना के साथ लेना है, इम्पटी स्टमक खाली पेट लेना है, एंटासिड्स के साथ लेंगे या फिर बेड साइड सोते समय लेंगे? सुक्रालफेट मैंने आपको बताया था वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। ठीक, प्रोटेक्टिव। म्यूकस मेम्ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है लेयर फॉर्म करके अपना काम करते हैं वहाँ पर। ठीक, उसको प्रोटेक्शन देते हैं HCl से, इस तरह से अपना काम करते हैं। तो ये कब लेना है सुक्रालफेट को? हम लोग लेते हैं अपना एंटी स्टमक। भाई खाना रहेगा तो कैसे लेयर बनाएगा, सीधी सी बात है। एम्प्टी स्टमक रहेगा तो जाके अपना अच्छा एक्शन शो करता है। विच ड्रग इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ड्रग इज प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग यूज टू प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अपने जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, मतलब जो हमारे अपनी पेट है उसकी जो झिल्ली होती है म्यूकोजा, उसको बचाने के लिए कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग ड्रग का यूज किया जाता है? मीजोप्रोस्टाल होगा, सुक्रालफेट होगा, ओमेप्राजोल होगा या फिर फैमोटिडीन होगा? फैमोटिडीन आप H1 वाले ब्लॉकर हैं, H2 ब्लॉकर है, सॉरी H1 तो एंटी हिस्टामिनिक होता है, H2 ब्लॉकर हैं, उसमें फैमोटिडीन, रैनिटिडीन, सिमिटिडीन ये सब आते हैं। ओमेप्राजोल अपना PPI हो गया, सुक्रालफेट प्रोटेक्टिव हो गया। अब लास्ट एक ही ऑप्शन बचा, तो आप समझ जाइए आंसर क्या होगा अपना, मीजोप्रोस्टाल। यही होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग। कहाँ यूज करते हैं? गैस्ट्रिक म्यूकोजा अल्सर होने बचाने के लिए। कब नहीं यूज करते हैं मैंने आपको बताया था, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में नहीं यूज करते,
उस कंडीशन में नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन यूज्ड एन एंटासिड। जब हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का यूज़ करते थे पुराने टाइम में तो क्या होता था? कॉन्स्टिपेशन होता था, डायरिया होती थी, फ्लैटुलेंस होता था या नोजिया। कॉन्स्टिपेशन मतलब लैट्रिन नहीं होती थी, डायरिया मतलब ज़्यादा होती थी, फ्लैटुलेंस मतलब जैसे लगता था बदहजमी सी है, खट्टी डेकार सी आती है, पेट में कुछ फूला फूला सा है, ये फ्लैटुलेंस है। नोजिया मतलब वोमिटिंग की इच्छा, उल्टी आने की जैसी इच्छा हो रही है, आ नहीं रही है, हो रही है कि लगेगा उल्टी हो जाएगी। तो मैंने आपको तभी बताया था कि इसमें हमें डायरिया की प्रॉब्लम होती है। डायरिया की प्रॉब्लम जब एमजी वाला यूज करेंगे, कॉन्स्टिपेशन जब एल्युमिनियम वाला यूज करेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज्ड इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विथ डायरिया। निम्नलिखित में से कौन सा 5-HT प्रतिरक्षी है जो दस्त के साथ चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम IBS डी में प्रयोग किया जाता है? इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम में कौन सा 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग यूज किया जाता है? एलेस्ट्रोन, ल्यूबिप्रोस्टोन, लिनेक्लोटाइड या फिर रिफैक्सिमिन। तो जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम में यूज किया जाता है, साथ में अगर डायरिया है तो वो होता है एलोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन यूज ऑफ बिस्मथ सबसैलिसिलेट इज। मेन यूज क्या है बिस्मथ सबसैलेट का? कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, डायरिया एच पायलोरी थेरेपी में, या फिर पेप्टिक अल्सर हो गया तब यूज करते हैं, या GERD मतलब गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज भी यूज करते हैं। बताइए क्या है बिस्मथ सबसैलिसिलेट? ये कैसा था? ये मैंने आपको बताया था, ये प्रोटेक्टिव का काम करता है। आप आंसर दीजिएगा सही, प्रोटेक्टिव। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, ये हमारे डायरिया और एच पायलोरी थेरेपी में काम करता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज NK1 एंटागोनिस्ट यूज्ड इन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नासिया। अब वो चाहे जो भी बोले कि कीमोथेरेपी क्या है, आपको सिंपल से क्वेश्चन में क्या पकड़ना है, बस आपको ये पकड़ना है कि NK1 एंटागोनिस्ट इस इन दवाओं में NK1 एंटागोनिस्ट कौन है? क्या वो एप्रीपिटेंट है, क्या वो ओंडासेट्रान है, क्या वो डेक्सामेथासोन है, क्या वो मेटोक्लोप्रामाइड है? तो NK1 क्या होता है? ये प्रोकाइनेटिक वाला है। ठीक, NK1 प्रोकाइनेटिक ड्रग वाले में है। अब ये कहाँ यूज करते थे हम लोग? शायद इसको उल्टी में यूज करते थे, उल्टी रोकने के लिए NK1 रिसेप्टर में यूज होता था। तो अब कौन सी ड्रग होगी बताइए? इसका राइट आंसर है एप्रीपिटेंट। ये हमारे NK1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करते हैं। ठीक, रिसेप्टर ब्लॉक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोकाइनेटिक ड्रग दैट एक्ट एज ए मोटेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मोटेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, सॉरी गलती से मैंने एंटागोनिस्ट पढ़ दिया, एगोनिस्ट। कौन सा प्रोकाइनेटिक ड्रग है जो एक्ट करता है कैसे? मोटेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसमें से मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, एरिथ्रोमाइसिन या मूसाप्राइड। तो मोटेलिन रिसेप्टर पे हमारा काम करता है एरिथ्रोमाइसिन लो डोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मिजोप्रोस्टॉल यूज। मिजोप्रोस्टॉल के उपयोग के निम्नलिखित में से कौन सा वर्जित है? कब मतलब पूछ रहा है कब हम लोग मिजोप्रोस्टॉल का यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको कई बार बता दिया कि हम लोग इसका अब मैं ज़्यादा बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 4 आपके सामने ऑप्शन है, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी, डायबिटीज, अस्थमा। इसका जो मेन होता है मैंने आपको बताया था, मिजोप्रोस्टॉल को हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं देते हैं क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारे सर्विक्स जो होता है फीमेल की उसको फैलाता है। जब फैलाएगा तो सीधी सी बात है, वैसे भी प्रेशर क्रिएट ही रहता है, अंदर बच्चा होता है पेट में। अगर फैल गई सर्विक्स और हल्का से भी प्रेशर लग गया तो बेबी जो है पता नहीं मेच्योर है कि इमेच्योर है, वो उस स्टेज में बाहर आ सकता है। इसलिए हम लोग
मिजोप्रोस्टोल का यूज़ नहीं करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑन्डेंसेट्रान। ऑन्डेंसेट्रान का एडवर्स इफेक्ट क्या है? डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, सेडेशन है। तो ऑन्डेंसेट्रान का जो साइड इफेक्ट है वो होता है कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है ऑन्डेंसेट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रेचक वृद्ध में कब्ज के उपचार के लिए वृद्धों में कब्ज के उपचार के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? यकृत एनसाइक्लोपैथी में अमोनिया भी कम करता है। कौन सा ऐसा लैक्सेटिव है विच लैक्सेटिव इज कॉमनली यूज टू ट्रीट, क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है एल्डरली पेशेंट में और रिड्यूस करता है अमोनिया इन हेपेटिक एनसाइक्लोपैथी में। बिसाकोडिल है वो ड्रग, लैक्टुलोज है वो ड्रग, टैकुसेट्स है या फिर सेन्ना है। बूढ़े पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या को सॉल्व कर रहा है और अमोनिया को भी रिड्यूस कर रहा है हमारे सीरम से। यहाँ पर हेपेटिक एनसाइक्लोपैथी लिखा है ना। बिसाकोडिल है, लैक्टुलोज है, डैकुसेट्स है, सेन्ना है। बिसाकोडिल होगा नहीं, डॉकोसेट्स होगा नहीं, सेन्ना भी नहीं होगा। तो जो लैक्टुलोज होता है वही हमारा कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है बूढ़े पेशेंट में और रिड्यूस करता है अमोनिया को हेपेटिक एनसाइक्लोपैथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव फॉर्म क्या होता है ओमेप्राजोल। एक्टिव फॉर्म ऑफ ओमेप्राजोल इज जनरेटेड इन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप सबको बता दूँ ये हमारा प्रोड्रग का क्वेश्चन है। अब प्रोड्रग क्या होती हैं? प्रोड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं बाहर, जब हम लोग उसको खाते हैं तो शरीर में जाकर अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, उसी को हम लोग प्रोड्रग बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक्टिव फॉर्म ऑफ ओमेप्राजोल कौन सा होता है। ठीक है, सक्रिय रूप कहाँ उत्पन्न होता है? अच्छा ये जगह पूछ रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, सीधी सी बात है, सही बताया मैंने। प्रोड्रग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो जगह प्लेस पूछ रहा है, कहाँ पर जाकर ओमेप्राजोल जाके अपना एक्टिव फॉर्म में चेंज होगी। लीवर में होगी, ब्लड में होगी, एस्टिक इन्वायरमेंट ऑफ पेराइटल सेल कैनिकुलस में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओमेप्राजोल है तो सीधी सी बात है वो हमारे जाएगी पेराइटल सेल कैनिकुलस में। भाई सीधी सी बात, ओमेप्राजोल का यूज कहाँ? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो वहीं तो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज अ नॉन एब्जॉर्बल एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर ट्रैवलर्स डायरिया एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। कौन सी अनअवशोषित प्रतिजैविकी औषधि यात्री दस्त और IBS-D के लिए प्रयोग की जाती है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफैक्सिमिन, मेट्रोनिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन। क्या पूछ रहा है? नॉन एब्जॉर्बल एंटीबायोटिक जो एब्जॉर्ब नहीं होती है, और ट्रैवलर्स डायरिया मतलब ट्रैवलर्स डायरिया कोई डायरिया जैसे कोई कहीं ट्रैवलिंग वूलिंग करता है उस समय जो डायरिया की प्रॉब्लम होती है उससे बचाने के लिए, और साथ में इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। तो जो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो होता है रिफैक्सिमिन। रिफैक्सिमिन हमारा नॉन एब्जॉर्बर एंटीबायोटिक होती है, ट्रैवलर्स डायरिया में यूज की जाती है, साथ में इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम डिजीज़ में भी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। मैंने आपको बताया था कि बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव जो पानी को अपने अंदर बढ़ा लेते हैं और बल्क फॉर्म करते हैं, उसका लैक्सेटिव का एग्जाम्पल पूछ रहा है। साइलियम होगा, साइलियम को और हम लोग क्या बोलते हैं? ईसाबगोल की भूसी, या फिर लैक्टुलोज होगा, या बिसाकोडिल होगा, मिनरल ऑयल होगा। तो हमारा बल्क फॉर्मिंग में जो राइट आंसर है वो होता है साइलियम। ईसाबगोल की भूसी जब हम लोग साथ में खाते हैं तो पानी को, इस जो भूसी होती है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। पहले तो क्या करती है, वो जाती है जहाँ पे स्टूल होता है वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, फिर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेगी तो मल के अंदर भी पानी बहुत भर जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, बल्क फॉर्म हो जाता है। इस तरह से अपना काम करती है। फिर बाद में जब प्रेशर बढ़ेगा तो लेटरिन लगेगी तो हम लोग जाएंगे तो साफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इस तरह से बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव काम करते हैं। एग्जाम्पल अपना इसबगोल की भूसी है। नेक्स्ट है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म PPI। आप ज़्यादा समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, लैंसाप्राजोल, पेंटाप्राजोल यूज कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या आएगा? हाइपर कैल्सीमिया, क्या कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, हाइपर कैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर वेट गेन होगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था 2-3 इफेक्ट। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो है विटामिन B12 की कमी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ठीक है, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। रेसिसेट्राडोल, रेसिएट्रोड्रिल एन एंटीडायरियल दैट एक्ट्स एन, कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है। ओपॉइड एगोनिस्ट, एब्जॉर्बेंट, इनकेफ्लिनेज इनहिबिटर, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या वो करता है, रेसिएट्रोडिल क्या काम करता है, इनकेफ्लिनेज इनहिबिटर होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनाया है, ये आप लोग के नहीं है, DI लेवल का क्वेश्चन है। ड्रग इंस्पेक्टर की अगर वैकेंसी हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। DI हुआ, अपना GPAT हो गया। नेक्स्ट हमारा है विच H2 ब्लॉकर हैज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कौन सा H2 ब्लॉकर ऐसा है जिसका जो लॉन्गेस्ट एक्शन है, उसकी समय अवधि जो है, H2 अवरोधक की क्रिया अवधि जो है सबसे अधिक लंबी होती है। सिमिटिडीन की होती है, रेनिटिडीन की होती है, फेमोटिडीन की है, निजाटिडीन की। तो जो सबसे लंबी होती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की वो होती है फेमोटिडीन की, ये लंबे समय तक टिका रहता है। नेक्स्ट हमारा है बिस्मथ कंपाउंड्स आर यूज्ड इन H पायलोरिक एरिडिकेशन, मतलब बिस्मथ कंपाउंड्स H पायलोरिक को बाहर करने में क्या भूमिका निभाता है, प्रयोग किए जाते हैं। क्यों प्रयोग किया जाता है H पायलोरिक, क्योंकि किल करता है बैक्टीरियल को, डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, एंटी बैक्टीरियल एक्शन एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कोट, या फिर इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी। जो बिस्मथ कंपाउंड्स होते हैं H पायलोरी के केस में जब यूज किया जाता है, बैक्टीरिया के केस में जब डायरिया होता रहता है तो क्या काम करता है, वह एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, साथ में प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना लेता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुआनिलेटेड साइक्लेस C एगोनिस्ट यूज्ड फॉर IBS-C। कौन सा है गुआनिलेटेड साइक्लोस C में, लिबोप्रिस्टोन है, लीनाक्लोटाइड है, एलोस्टिरॉन है, डाइसाइक्लामिन है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ग्वेनाइलेट साइक्लेस C एगोनिस्ट इंफ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम C में कौन सा है, लीनाक्लोटाइड। ये भी अगेन ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है, आपको यहाँ बता दिया गया है, ध्यान रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए हमारा टॉपिक यहाँ पर आज का जो था वो ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट्स करके बताइए, इससे हमको क्या होगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा और भी कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया करने की। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।